प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। जैसा कि आप सबों को पता है कि इस चैनल पर लगातार विज्ञान का क्लास चलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4, मतलब प्रकाश के परावर्तन का इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो हम पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। फिर से कैसे समझते हैं? बताए थे कि जो किरण आ रही है बिंदु पर वह आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित होके वह परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ी है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आज सतह के किसी भी बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में है। ये पहला नियम था। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण पर जो किरण है वह किस प्रकार परावर्तित होती होगी। देखते हैं एक बार। तो अगर ऐसे किरण आ रही है तो ऐसे परावर्तित होगी। ये खास नियम इसका ये होता है कि जितना होगा आपतन कोण उतना ही होगा परावर्तन कोण। तो जैसे अगर ऐसे आ रहा है आपतन कोण ज्यादा है तो परावर्तन कोण ज्यादा होगा। लेकिन अब मन में सवाल ये आता है कि क्या होता होगा यदि समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आए तब क्या होगा। चलिए ठीक है। ये तो हुआ कि आपतन कोण बराबर परावर्तन। जितना ज्यादा आपतन कोण होगा उतना ज्यादा परावर्तन कोण होगा बड़ा। जितना छोटा आपतन कोण होगा उतना छोटा परावर्तन कोण होगा। लेकिन यदि समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ती है तो उसका परावर्तन किस प्रकार होता होगा। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः जिस दिशा से आई थी ना पुनः वापस लौट जाती है। इसको हम लोग लिखते हैं स्टार पॉइंट में कि समतल दर्पण पर यह पार्ट जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है जो अभी हम बताए हैं पेज पे, तो ये हम पार्ट 3 में अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 4 में ये पढ़ना था तो उसको समझा के हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है।
उसमें तो हम पढ़े थे कि जितना बड़ा आपतन कोण उतना बड़ा परावर्तन कोण, जितना छोटा आपतन कोण उतना छोटा परावर्तन कोण। लेकिन क्या होता होगा, जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो लंबवत पड़ता है तो पुनः उस दिशा पर वापस लौट जाता है। एक विशेष सूचना है इस चैनल के बारे में कि यूट्यूब पर ज़्यादातर मैट्रिक बिहार बोर्ड के सिलेबस में विज्ञान सर्च मारोगे अगर, तो विज्ञान का जो ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में क्लास है, ऐसा क्लास देखने को नहीं मिलता है। और मेरा प्रयास ये है, चूँकि हम एक शिक्षक है, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो मेरा प्रयास ये है कि जिस तरह क्लास में हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर 1-2 दिन क्लास मिस भी हो जाती है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पे पार्ट बाय पार्ट जो हम डालते हैं उस पार्ट को अगर देख लेंगे तो आपका क्लास मेंटेन हो जाएगा, उसका मेकअप हो जाएगा। सबसे बड़ी फायदा ये है कि इसमें संपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक इसमें पढ़ाई होगा। इसमें एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि जो VVI है उसको बस डाल दिए, उसको बच्चा देखा और जो देखना चाह रहा था वो देखा ही नहीं। इसमें पूरा सिलेबस, अगर चैप्टर हम प्रकाश का परावर्तन शुरू किए हैं तो प्रकाश का परावर्तन समाप्त होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, जिस तरह अपने भारतीय भवन बुक में दिया है सेम उसी तरह होगा। ठीक, अगले टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में हम पहले समझते हैं। प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब नजर आता है। हम सभी जानते हैं कि कोई वस्तु दृश्यमान तब भी होता है जब प्रकाश उपस्थित होता है। प्रकाश रहेगा तो कोई वस्तु दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें पहले दर्पण पर पड़ता है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलता है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है और नहीं तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो आती हुई जो प्रतीत होती है उसको डॉट लाइन से डिनोट करते हैं और जो मिलती है उसको हम सीधी रेखा से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा हम लोग लिखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दो चीज हम देख रहे हैं। पहला है कि जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, और दूसरा है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
तो दोनों देखने के बाद एक मिलती है, एक मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक में वास्तविक प्रतिबिंब, पहले एक एक करके हम इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का, फिर हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब का। तो बस यही परिभाषा रहेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है जिस बिंदु पर ये वास्तव है, वास्तव में मिलती है, उससे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये फ्रेश दिखाई नहीं दे तो जो हम बोलेंगे उसको एक बार सुन के और आप लोग लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ओके, अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका एक स्टार पॉइंट लिखते हैं, फिर हम आभासी का अलग लिखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो हम लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का है दूसरा स्टार पॉइंट हम लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हम इतना चीज पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ लिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। फिर है
कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा होता है सीधा उल्टा, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब 2 नंबर पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब आभासी या इसी को कहते हैं काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक, केवल हम आभासी लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, दोनों एक ही होता है। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा, अगर ये फ्रेश नहीं दिखेगा तो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा 2 बार 3 बार देख के। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा से यहीं से आ रहा है अपना परिभाषा, प्रतिबिंब से ही। वास्तव में मिल गया तो वास्तविक, अब आते हुए प्रतीत हो गया तो काल्पनिक। इसका भी 2 स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें 1 नंबर था वास्तविक में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें सीधा हम लिख दे रहे हैं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप लोग समझ जाइए कि आभासी के बारे में लिखे हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके। दूसरा लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसमें लिख देते हैं हमेशा सीधा होता है, उल्टा है तो सीधा हो जाएगा, तो लिख देते हैं कि वस्तु के अपेक्षा, आप समझ जाइएगा, वस्तु के अपेक्षा वही चीज जैसे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उसमें था हमेशा उल्टा होता है, तो इसमें लिख देंगे हमेशा सीधा होता है। ये भी बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये भी बार बार, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, इसमें सीधा होता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी को अवास्तविक को किया जा सकता है। तो आज हम लोग प्रतिबिंब तो क्लियर हो गया, प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब वास्तविक आभासी का परिभाषा, और दोनों में 2। अब हम लोग कल मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में, बहुत अच्छा टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, और समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है,
और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये तो बहुत वीवीआई टॉपिक है जो पार्ट 5 में आने वाला है। इसको भी हम लोग, इसको आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ें और पार्ट 5 का भी इंतजार करें। पार्ट 6 गोलीय दर्पण, जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझना है, वो भी बहुत अच्छा है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल सुजीत साइंस सर्किल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पढ़ाने का ज़्यादा मन करे, और आप लोग रेगुलर पार्ट बाय पार्ट जो हम वीडियो डालेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कल से 2 सब्जेक्ट का डलेगा एक दिन में वीडियो। अब केमिस्ट्री हो सके तो कल हम एक पार्ट का पार्ट 1 डालेंगे और फिजिक्स का पार्ट 5, और बायोलॉजी भी नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे एक एक पार्ट डालना। तो आप सभी बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पार्ट का इंतजार करें और इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएं। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं या मेल के माध्यम से हमको सूचित करें। हम उस पर जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपको बेहतर नॉलेज हो सके इसके लिए हमेशा हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।